कल्पना कीजिए, दो दोस्त एक ही दिन एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए निकले। पहले दोस्त ने कहा, रास्ता तो चलते चलते मिल जाएगा, और वो बिना किसी तैयारी के, बिना किसी नक्शे के आगे बढ़ गया। कभी इधर गया, कभी उधर गया, कई बार वापस लौटना पड़ा। उसका बहुत ज्यादा एनर्जी और समय बर्बाद हो गया। दूसरे दोस्त ने यात्रा शुरू करने से पहले केवल 5 मिनट लगाए। उसने जल्दीबाजी नहीं किया। उसने एक मैप देखा, रास्ता समझा और तय किया कि कहां रुकना है, कहां सावधानी रखनी है और किस दिशा में आगे बढ़ना है। दोनों दोस्त ने मेहनत बराबर की। लेकिन जरा सोचिए, पहाड़ की चोटी पर पहले कौन पहुंचा? वही जिसके पास सही रास्ता था। मेरे प्यारे मैथ्स वॉरियर, पढ़ाई भी बिल्कुल ऐसी ही है। लेसन प्लान आपकी पढ़ाई का मैप है। यह आपको बताता है कहां से शुरुआत करनी है, किस क्रम में कंसेप्ट पढ़ने हैं, कहां सबसे ज्यादा अभ्यास करना है और किस तरह अपनी तैयारी को परीक्षा तक पहुंचाना है। याद रखिए, मेहनत आपको आगे बढ़ाती है, लेकिन सही दिशा में की गई मेहनत ही मंजिल तक पहुंचाती है। और वह सही दिशा एक अच्छा प्लान देता है। नमस्कार, मैं आशुतोष सर, मैथ्स वॉरियर क्लासेस गोरखपुर में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आइए आज क्लास 10th सीबीएसई मैथ्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का एक ऐसा लेसन प्लान तैयार करते हैं जो आपकी पढ़ाई को आसान, व्यवस्थित और बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तैयार करें। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीट स्टूडेंट लेसन प्लान। लेसन प्लान के इंपॉर्टेंस को समझने के बाद चलिए शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेसन प्लान बनाना। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेसन प्लान को टॉपिक वाइज समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलिए देखना शुरू करते हैं कि पहला टॉपिक कौन सा है। तो पहला टॉपिक हमारे सामने आ गया है और पहला टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इंट्रोडक्शन। इक्वेशन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो कैसे पहचानेंगे कि दिया गया पर्टिकुलर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? तो बड़ा आसान सा तरीका है, और वो तरीका क्या है कि वेरिएबल अर्थात x के पावर को देखना। अगर x की हाईएस्ट पावर, इक्वेशन में जितने भी x हैं उन सभी पर पावर लगी होती है, तो उन पावर को देखिए। अगर x की हाईएस्ट पावर 1 है तो इसका मतलब है कि दिया गया इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन होगा। और अगर x की हाईएस्ट पावर 2 है तो इसका मतलब है कि दिया गया इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। 3 होगा तो क्यूबिक इक्वेशन होगा, और हाईएस्ट पावर 4 होगा तो बाई क्वाड्रेटिक होगा। यानी कि अगर हमें किसी भी इक्वेशंस को पहचानना है कि वो किस टाइप का इक्वेशन है, तो इसके लिए हमें x के पावर को देखना होगा।
अगर x का पावर 1 है तो इसका मतलब है वो लीनियर इक्वेशन होगा। x का हाईएस्ट पावर 2 है तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। x का हाईएस्ट पावर 3 है तो इसका मतलब है कि वो क्यूबिक इक्वेशन होगा। x का हाईएस्ट पावर 4 है तो इसका मतलब है कि वो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने ये देखा कि किस इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। आइए तो इनको इरेज कर दिया जाए। तो यहां पर जो है एक कंसेप्ट आता है कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। यानी ऐसा इक्वेशन जिसके वेरिएबल यानी x का हाईएस्ट पावर 2 होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता कैसे है उसको देखते हैं हम लोग। तो यहां पर आप देखिए तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसमें एक x है जिसका पावर 1 है और एक x है जिसका पावर 2 है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि इस इक्वेशन में x का हाईएस्ट पावर कितना है 2 है। इस तरीके से ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं और यहां पर देखिए तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 2 है। तो इस तरीके से ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करें उससे पहले जानना बहुत जरूरी है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अगर कोई इक्वेशन क्यूबिक होगा और उसे क्वाड्रेटिक मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब है कि गलत रास्ते पर चले गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने पहचाना दूर से देख करके कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने की काबिलियत कब रखता है, जब वेरिएबल यानी कि x की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक कहता है स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी किसी भी तरीके का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जा सकता है और वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा हम उसको उसके स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर x जो होता है वो वेरिएबल होता है और a, b और c इन्हें हम रियल नंबर्स कहते हैं। इनको एक और नाम से भी पुकारते हैं और वो नाम है कोफिशिएंट। ठीक है, जैसे कि a हमारा फर्स्ट कोफिशिएंट है, b हमारा मिडिल कोफिशिएंट है और c हमारा कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट है। एक और तरीके से भी कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a है, कोफिशिएंट ऑफ x b है और कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट c। तो ये जो a b और c होते हैं, ये जो a, b और c होते हैं ये तीनों नंबर्स होते हैं और ये तीनों कौन से नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, यानी a b c नंबर्स होते हैं और ये रियल नंबर्स होते हैं, जहां पर b और c को ये अनुमति दी जाती है कि वो 0 हो सकते हैं, लेकिन a के लिए बड़ा कठोर नियम है कि a 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है ये भी सवाल है कि भाई b और c को तो हमने कहा कि आप 0 हो सकते हो, माइनस हो सकते हो, प्लस हो सकते हो, लेकिन a के लिए है कि आप माइनस हो सकते हो, प्लस हो सकते हो, लेकिन आप 0 नहीं हो सकते हो। क्यों नहीं हो सकते हो, आइए उसका रीजन समझते हैं।
तो ए एक्स स्क्वायर में अगर ए हमारा 0 हो जाएगा तो 0 से हम किसी भी नंबर या वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर ए 0 होगा तो ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, और ये टर्म 0 हो जाएगा तो फिर हमें इक्वेशन कैसा दिखाई देगा, बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 में वेरिएबल का जो पावर है वो कितना हो जाएगा, हाईएस्ट पावर 1, और ये किस में बदल जाएगा, लीनियर में बदल जाएगा। जी हाँ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट की वैल्यू 0 कर देते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक कदम फिसल करके नीचे, यानी कि क्वाड्रेटिक से वो लीनियर बन जाता है। इसी तरीके से है जिस तरीके से आपका डिमोशन हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है हमें ये हिदायत दी गई कि भाई ए को 0 नहीं रखना है, बाकी बी और सी को 0 रखना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर समझने की कोशिश किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म क्या होता है, और इस जनरल फॉर्म में एक्स को क्या कहते हैं, ए बी सी क्या है, और कहाँ हमें ए बी सी को लेकर के सावधानी रखनी है। ठीक है, तो चलिए पहले तो इसको इंक को इरेज कर दिया जाए। स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, यानी कोई भी इक्वेशन होगा क्वाड्रेटिक में लिखा हुआ है तो उसे हम उसके स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पर ए बी और सी रियल नंबर्स होंगे जिनको हम कोफिशिएंट भी कहते हैं, चर्चा कर चुके हैं। आइए, एक्स वेरिएबल होगा, और उसके अलावा जो कठोर शर्त है वो क्या है कि ए नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज ए नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज इफ ए इक्वल्स टू 0, अगर ए को 0 बना दिया जाए तो परिणाम क्या होगा, द इक्वेशन इज नो लॉन्गर क्वाड्रेटिक, तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा, इट बिकम्स अ लीनियर इक्वेशन, तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। इसीलिए ये कंडीशन लगा दी गई कि बी और सी तो 0 हो सकते हैं लेकिन ए 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने दो कंसेप्ट को सीखा। पहला कंसेप्ट है कि किस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक कहेंगे, और दूसरा कंसेप्ट है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेसन की शुरुआत करने से पहले हम लोग जो है लेसन के सवालों को लगाएं, उससे पहले एक लेसन प्लान बनाना बहुत जरूरी होता है, और जैसे जैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे लेसन प्लान के इंपॉर्टेंस भी आपकी समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इन दो कंसेप्ट के बेसिस पर एक क्वेश्चन बनता है, आइए उसको देखते हैं कि कैसा होगा। चल, तो अपना जो तीसरा टॉपिक है ना वो एक क्वेश्चन है, क्या कहता है, फाइंड वेदर अ गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। एक इक्वेशन दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक्स के पावर को देखेंगे और एक्स का हाईएस्ट पावर 2 होगा तो क्वाड्रेटिक है। नहीं, यहां पर आपके सामने एक चक्रव्यूह रच दिया जाएगा, एक इल्यूजन यानी भ्रम क्रिएट कर दिया जाएगा। ठीक है ना, दूर से दिखेगा कि जो है ये क्वाड्रेटिक है लेकिन सॉल्व करने पर वो लीनियर में बदल जाएगा। दूर से देखने पर लगेगा क्या कि ये तो क्यूबिक है लेकिन सॉल्व करने पे क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, तो जरा क्वेश्चन के फॉर्मेट को देख लिया जाए हम लोग। तो चलिए क्वेश्चन के फॉर्मेट को देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए यहां पर क्वेश्चन का फॉर्मेट आ गया कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, आपको 1 2 3 4 इक्वेशंस दिए गए और कहा गया कि चेक करके बताइए कि ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन कौन से हैं कौन कौन से नहीं है। आइए
जरा देखते हैं तो। अभी देखिए क्या है कि पहले वाले क्वेश्चंस में हमें यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। अब कहेंगे हाँ ये क्वाड्रेटिक है, नहीं ये क्वाड्रेटिक हो भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं हो सकता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये डिसाइड कब होगा, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और जब हम इसे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वस टू 0 इसके फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करेंगे। अगर ये इक्वेशन इसके फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, जी हाँ, तब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अभी यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां पर देखिए तो x का जो है वो हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है, सबके ऊपर 1 1 दिख रहा है। तो जो है एक मन में ख्याल आता है कि अरे ये तो लीनियर इक्वेशन होगा। हाँ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है ना, दोनों चीजें। हम इसे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अगर सिंप्लीफाई करने पर ये ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वस टू 0 के फॉर्मेट में लिखा जाएगा तो हम कहेंगे कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नहीं तो हम क्या कहेंगे, नहीं ये लीनियर इक्वेशन है। तो हम देख करके तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं, हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना होगा। तीसरे की बात कर लीजिए तो यहां पर 2 दिख रहा है, नहीं इस 2 से आपका जो है उतना ज्यादा मतलब नहीं है। ये जब सिंप्लीफाइड फॉर्म में होगा और उसके बाद देखेंगे कि क्या ये ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी क्या रूप में लिखा जा सकता है। हाँ लिखा जा सकता है। जब लिखा जा सकता है तब हम कहेंगे हाँ ये क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक नहीं है। इसी तरीके से देखिए चौथा एग्जांपल, इसमें क्या है 3 दिख रहा है तो लग रहा है कि क्यूबिक होगा। हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर अगर ये ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वस टू 0 के फॉर्मेट में लिखा जाएगा तो हम कहेंगे कि हाँ क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज नॉट। ये कुछ और होगा, लीनियर हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, कुछ भी बन सकता है। तो यहां पर क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको दिए गए इक्वेशंस को दूर से देखकर ही नहीं करना है, सिंप्लीफाई करना है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको बनाना है। तो अगर हम दिए गए इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में लिख सकते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अन्यथा वो नहीं। समझ में आ गया? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है ये सब हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। लीजिए उड़ता हुआ आ गया अगला टॉपिक। ठीक है, लेजर पॉइंटर को ले लिया जाए। मीनिंग ऑफ रूट्स जीरोस सॉल्यूशंस ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का क्या अर्थ होता है, जीरोस का क्या अर्थ होता है, सॉल्यूशन का क्या अर्थ होता है? क्या ये तीनों टर्म अलग अलग हैं? तो मैं कहूंगा नहीं। रूट्स का जो अर्थ है वही अर्थ जीरोस का है, वही अर्थ सॉल्यूशंस का है। यानी कहने का मतलब है कि रूट्स, जीरोस और सॉल्यूशंस तीनों शब्द अलग अलग दिखते हैं लेकिन इनका मीनिंग एक ही है। और वो मीनिंग क्या है? वो मीनिंग है एक्स की वैल्यू। वो मीनिंग है एक्स की ऐसी वैल्यू जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का LHS 0 के बराबर हो जाए। यानी कहने का मतलब है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वस टू 0। अब इसमें x की ऐसी वैल्यू को रखेंगे जिससे कि ये हमारा जो LHS है ना, लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या हो जाए, इक्वस टू 0। यानी x की ऐसी वैल्यू जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड 0 के बराबर हो जाए तो उस वैल्यू को हम रूट कहते हैं।
क्योंकि वो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड को जीरो में बदल देती है, इसीलिए उस वैल्यू को जीरोस भी कहते हैं और उसको हम सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 होता है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल्स होता है, इसलिए इसके जो रूट्स होते हैं वो एग्जैक्ट 2 होते हैं। जी हाँ, ये एक क्वेश्चन भी पूछा गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने होते हैं, एटलीस्ट 1 या एटमोस्ट 2। तो ना आपको एटलीस्ट में आंसर करना है ना एटमोस्ट में आंसर करना है, आपको कहना है कि एग्जैक्ट इसके 2 रूट्स होते हैं, एक अल्फा और दूसरा बीटा। ठीक है, वेरिएबल के फॉर्म में मैंने बोला कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जैक्ट 2 रूट्स होते हैं, एक अल्फा और दूसरा बीटा होता है। ना एटलीस्ट में आंसर करना है ना एटमोस्ट में आंसर करना है। तो मेरे ख्याल से बड़े सरल शब्दों में, आसान शब्दों में, आम बोलचाल की भाषा में समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूं कि देखिए रूट्स, जीरोस और सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है। तो बड़ा सिंपल सी बात है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल x होता है ना, इसकी वैल्यू को हम रूट्स, जीरोस और सॉल्यूशन उस समय कहते हैं जब हम x की जगह उस वैल्यू को इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो LHS वाला पोर्शन 0 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो हम उसे रूट्स, जीरोस या सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन की तरफ आते हैं। बड़े आसान से शब्दों में लिखने की कोशिश किया है कि जीरोस, रूट्स या सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ठीक है, एक लेजर पॉइंट ले लिया जाए। द वैल्यूज ऑफ x दैट मेक्स द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 0 आर कॉल्ड द रूट्स, जीरोस और सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस। ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि इक्वेशन में x की वैल्यू जिससे लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाए वो रूट, जीरो या सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपसे एक सवाल किया जा सकता है। ठीक है ना। क्या सवाल किया जा सकता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाएगा आपको और एक वैल्यू दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट, जीरो या सॉल्यूशन बनने लायक है या नहीं है, या फिर ये जो वैल्यू है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे कि कोई भी वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है या नहीं है। तो हमने अभी चर्चा किया कि जो रूट, जीरो और सॉल्यूशन होते हैं ना, वो क्या होता है, x की वैल्यू होता है। वो क्या होता है, x की वैल्यू होता है। ठीक है ना। चल पेन ले लिया जाए। ठीक है, तो अगर यहां पर हमसे कहा जा रहा है कि बताइए कि 2 जो है ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है या नहीं, तो हम मन को समझाएंगे कि क्या ये x की वैल्यू है या नहीं। तो अगर 2x की वैल्यू होगी तो फिर अगर हम x की जगह अगर 2 को रिप्लेस कर दें, यानी x हटाकर उसकी जगह 2 रख दें, तो ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाए। अगर 0 हो जाता है तो हम कहेंगे कि हाँ x का वैल्यू 2 होगा और जो नंबर x की वैल्यू होती है वही इक्वेशन के रूट्स, जीरोस या सॉल्यूशन बनते हैं। तो आइए जरा देखते हैं। तो क्या करें कि x स्क्वायर है ना, तो यहां पर x की जगह हमने 2 को पुट कर दिया, 5x में हमने x की जगह 2 को पुट कर दिया, समझिएगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4,
और 5 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 10 होगा और प्लस में क्या होगा 6 होगा। तो 4 माइनस 10 प्लस 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि LHS जो है वो क्या हो गया RHS के बराबर हो गया, यानी पूरा का पूरा इक्वेशन जो है वो 0 के बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो 2 है वो x की वैल्यू है, और जब कोई नंबर x की वैल्यू बन जाती है तो वो जो है इक्वेशन का रूट भी बन जाता है ना। तो बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चंस के रूप में भी इस टाइप के सवाल आते हैं कि एक नंबर दे दिया जाएगा और एक इक्वेशन दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि ये जो नंबर है, ये जो वैल्यू है, क्या वो x की जो वैल्यू बनने लायक है या नहीं है, या फिर इक्वेशन के ये रूट्स हैं या नहीं है। ठीक है ना। चल, तो हमने यहां पर जो है समझा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, जीरोस या सॉल्यूशन का क्या अर्थ होता है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने चर्चा भी किया है, लेकिन इसे रिटन फॉर्म में यहां पर मैंने लिखा भी है कि रूट्स, जीरोस और सॉल्यूशंस, ये तीनों टर्म की मीनिंग सेम होती है। यानी कहने का मतलब हो गया कि रूट, जीरो और सॉल्यूशन, तो दीज थ्री टर्म्स हैव द सेम मीनिंग। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट नोट है, उसको भी देख लेते हैं, और वो क्या है कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव टू रियल रूट्स। ठीक है ना। तो जब एग्जैक्ट दो रूट होते हैं और डिस्टिंक्ट होंगे तो अलग अलग होंगे, लेकिन जब दोनों रूट्स बराबर हो जाते हैं ना, तब इन्हें हम क्या कहते हैं, वन रिपीटेड रियल रूट। ठीक है, या फिर नो रियल रूट्स। तो ये जो अलग अलग रूट्स आ रहे हैं ना, इसका कारण क्या होता है, इक्वेशन। तो अलग अलग इक्वेशन के अलग अलग रूट्स होते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द इक्वेशंस। तो अगर हम कहें कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव टू रियल रूट्स, वन रिपीटेड रियल रूट्स और नो रियल रूट्स डिपेंडिंग ऑन द इक्वेशंस। ठीक है। तो मीनिंग ऑफ द रूट्स, जीरोस या सॉल्यूशंस, यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, जीरोस और सॉल्यूशन का क्या अर्थ होता है। तो बड़ा आसान सा है कि x की ऐसी वैल्यू जिससे कि जो है LHS यानी इक्वेशन का जो है LHS पोर्शन है वो RHS पोर्शन के बराबर हो जाए, यानी 0 के बराबर। ठीक है। चल देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। तो उड़ता हुआ आ गया अगला टॉपिक। ठीक है ना। तो अगला टॉपिक जो है वो क्या कह रहा है, उसको बड़े ध्यान से देखते हैं। क्या कह रहा है कि फाइंड whether the given values are roots, zeros, solutions of the given quadratic equation are not। तो टॉपिक 5 एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखा गया है, और यहां पर एक क्वेश्चन के रूप में लिखा गया स्टेटमेंट है। क्या कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपको एक या दो नंबर या वैल्यूज दे दी जाएगी, और कहा जाएगा कि ये जो नंबर या वैल्यूज है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स, जीरो या सॉल्यूशन बनने की काबिलियत रखता है या नहीं रखता है। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा। ठीक है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है कि सो दैट √2 एंड -2 √2 are the roots of the equation x square plus √2x minus 4 equals to 0। आपसे कह रहा है कि एक इक्वेशन हमने दे दिया और दो नंबर दे दिया, √2 दे दिया और दूसरा नंबर क्या दे दिया, -2 √2, और आपको शो करना है कि क्या √2 जो है इस दिए गए इक्वेशन का रूट्स है या नहीं है, या -2 √2 दिए गए इक्वेशन का रूट है या नहीं। तो हम सब जानते हैं कि कोई भी वैल्यू या नंबर x का वैल्यू होता है। ठीक है ना। और
ये x की वैल्यू तब बनता है जब हम इसे x की जगह रिप्लेस कर दें तो LHS 0 के बराबर हो जाए। तो क्या √2 जो है x की वैल्यू या फिर इक्वेशन का रूट बनेगा? इसके लिए x की जगह √2 को रिप्लेस कर देंगे और सॉल्व करेंगे। अगर 0 आता है तो कहेंगे हाँ, √2 जो है दिए गए इक्वेशन का रूट है। इसके बाद -2√2 को चेक करेंगे कि -2√2 जो है वो दिए गए इक्वेशन के रूट है या नहीं। तो हम सब जानते हैं कि जो है कोई भी रूट x की वैल्यू होती है और x की वैल्यू बनने की काबिलियत तभी आती है जब वो नंबर LHS को 0 के बराबर कर देता है। तो दोबारा से हम लोग -2√2 को x की जगह रिप्लेस करेंगे और चेक करेंगे कि क्या LHS 0 हो रहा है। अगर 0 हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये रूट होगा, नहीं तो ये रूट नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करना बड़ा ही आसान होता है। आपको सिर्फ करना क्या है कि x की जगह √2 को रख करके चेक करना होता है कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर x की जगह -2√2 को रख के चेक करना होता है कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, बड़े आसान से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, और बड़ी आसानी से सॉल्व भी किए जाते हैं, लेकिन सिस्टमैटिक वे में पढ़ने पर होता है। एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे अगर आप तो धीरे धीरे कंसेप्ट भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्लियर हो जाएगा और साथ ही उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। तो देखिए अगला टॉपिक उड़ते हुए आ गया और ये भी एक क्वेश्चन ही है। क्या है उसको देखिए। फाइंड एन अननोन k इन्वॉल्व्ड इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन इट्स रूट्स इज ऑब्लिक आर गिवन। कहने का मतलब है कि सवाल में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाएगा और उसके एक या दोनों रूट दे दिए जाएंगे। ठीक है ना, एक या दोनों रूट दे दिए जाएंगे और आपसे कहेगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक वेरिएबल k छिपा हुआ है, उसकी वैल्यू बताओ कि क्या होगा। ठीक है, तो जरा देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस का फॉर्मेट क्या होगा, फिर आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। अभी देखिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस का फॉर्मेट हमारे सामने आ गया। इफ 1/2 इज अ रूट of the equation x² plus kx minus 5/4 equals to 0, then the value of k is, यानी कहने का मतलब है कि एक हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया गया और फिर एक रूट दे दिया गया। तो हम सब जानते हैं कि रूट होता क्या है, रूट का अर्थ क्या है, रूट का मतलब होता है x की वैल्यू। यानी कहने का मतलब है कि x की वैल्यू यहां पर क्या होगी, 1/2 होगी। जी हाँ, तो हम x की जगह उसकी वैल्यू 1/2 से रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करके k की वैल्यू को निकाल लेंगे। है ना, बहुत आसान। ठीक है ना, तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू ही नहीं किया है, अभी तो हम लोग लेसन प्लान बना रहे हैं, एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आसान बनाया जाए। है ना, तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर आ ही जाता है, एमसीक्यूज में आ सकता है, वेरी शॉर्ट आंसर्स में आ सकता है कि अननोन k को निकाल। ठीक है, तो ये रहा, काफी अच्छा सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। चलिए उड़ते हुए आ गया अगला टॉपिक, मीनिंग ऑफ सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीनिंग ऑफ सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या अर्थ है। कभी कभी आपको क्वेश्चन लिखा होता है टू सॉल्व एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देते, तो इसका क्या मतलब है। जी हाँ, इसका मतलब है कि x की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का अर्थ होता है कि x की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए, और हम सब जानते हैं ना x की वैल्यू को क्या बोलते हैं, रूट्स, जीरोस या सॉल्यूशन। ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू को फाइंड आउट करना या फिर उसके रूट्स को निकालना,
यही अर्थ होता है सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, solving a quadratic equation means finding all the values of the variable x that satisfy the equation or make the equation true। make the equation true का मतलब LHS is equal to RHS। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का अर्थ है कि x की वैल्यू या फिर रूट्स या जीरोस या सॉल्यूशन को निकालिए। ठीक है ना, दूसरे शब्दों में इन अदर वर्ड्स सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस फाइंडिंग द रूट्स, जीरोस और सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। ठीक है ना, तो हमने दो तरीके से समझाया। पहले वाले बॉक्स में क्या समझाया कि x की ऐसी वैल्यू निकालिए जिससे कि LHS इज इक्वल टू RHS हो जाए। ठीक है ना, या दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में कहें कि इक्वेशन का रूट निकालिए, जीरो निकालिए या सॉल्यूशन निकालिए। ठीक है ना, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का अर्थ तो समझ में आ गया, लेकिन ये सॉल्व करते कैसे हैं, चलिए देखते हैं अगले टॉपिक में क्या चर्चा हो रही है। देखिए उड़ते हुए आ गया अगला टॉपिक। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो मेथड से सॉल्व करते हैं। पहला जो मेथड है वो है बाई फैक्टराइजेशन मेथड, और जो दूसरा मेथड है वो है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग दो मेथड से सॉल्व करते हैं। पहले मेथड को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरे मेथड को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य's रूल मेथड बोलते हैं। ठीक है ना, आइए यहां पर हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। तो जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो हमें चार टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिखाई देते हैं। आप कह रहे चार टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या होता है? तो ये अलग अलग टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं। तो चलिए इन पर एक छोटी सी चर्चा कर ली जाए। ठीक है, आइए। When middle coefficient and constant term is in numerical form। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया और कहा गया कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कीजिए। तो आपने जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखेंगे तो इसका जो मिडिल कोएफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है दोनों न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा। ठीक है ना, तो एक एग्जांपल के जरिए हम इसे समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहां पर आपके सामने जो है एक एग्जांपल भी आ गया कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0। अभी यहां पर आप देखिए तो मिडिल कोएफिशिएंट क्या है? -5 जो कि एक नंबर है, और कांस्टेंट टर्म क्या है? +3 जो कि एक नंबर। तो पहला जो टाइप का फैक्टराइजेशन करने के लिए आएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होगा कि जिसका मिडिल कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों न्यूमेरिकल फॉर्म में होंगे। ठीक है ना, यानी नंबर्स के फॉर्म में होंगे। ठीक है, चल अभी जो है इसका दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा टाइप में क्या कहता है? When middle coefficient and constant term is in variable form। ठीक है ना, इस टाइप का जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसे हम यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट कहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस को बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है ना, तो अभी आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये
क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिखता होगा। तो चलिए बिना इंतजार किए दर्शन कराते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये सीबीएसई ने 2012 में पूछा भी। अभी देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका जो मिडिल कोफिशिएंट है ना, वो अपना क्या है, -4a, और कांस्टेंट टर्म क्या है, ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है ना। तो हमें कहा गया कि इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कीजिए। हमें जोर देके कहा गया, एम्फसाइज किया गया कि आप इसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला से नहीं सॉल्व करना है, इसे हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। और बड़ी खूबसूरत सी बात है कि यहां पर जो मिडिल कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म है, ये दोनों क्या है, वेरिएबल के फॉर्म में, जबकि टाइप ए क्या था, नंबर के फॉर्म में था। ठीक है ना। तो थोड़े से कठिन हो जाते हैं क्योंकि इनके लिए फिर हमें आइडेंटिटी भी मालूम होना चाहिए, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ठीक है ना। या फिर बहुत फेमस सा फॉर्मूला है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो ऐसे बहुत सारे आइडेंटिटीज हैं जो कि आप पढ़ चुके हैं, तो उन सब का भी यहां पर इस्तेमाल होगा। ठीक है, तभी जाकर के इनका फैक्टराइजेशन होता है। तो ये टाइप बी वाला इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला कौन सा टाइप बनता है। सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन में अगला जो टाइप आ रहा है वो क्या रहा, व्हेन गिवन इक्वेशन इज इन लीनियर फॉर्म। देखिए हमेशा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में नहीं दिखता है, हमेशा नहीं दिखता। कभी कभी क्या होता है कि इक्वेशन दूर से देखने पर लीनियर इक्वेशन दिखाई देता है। ठीक है ना। लेकिन जब हम इसे सॉल्व करने चलते हैं तो ये क्वाड्रेटिक में बदल जाता है। एक बहुचर्चित इक्वेशन है, जैसे यहां पर क्या होगा कि x प्लस 2, ठीक है ना, यहां पे प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, और अपॉन में यहां पर क्या हो जाए x माइनस 3। ठीक है ना। इक्वल्स टू क्या हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना, 7/2 मान लीजिए, एक मैंने ऐसे ही ले लिया अंदाज में। तो आपको केवल एक फॉर्मेट दिखाना है। ठीक है ना। तो हमने दिखाया कि अगर इस फॉर्मेट में अगर कोई इक्वेशन लिखा हुआ है तो जब हम इसे सॉल्व करने बैठेंगे तो ये फॉर्मेट किस में चला आएगा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है ना। तो दूर से देखने में तो लीनियर लग रहा है ना, लेकिन जब हम इसे सॉल्व करने बैठेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा और फिर इसे हमें सॉल्व करना होगा। तो ये टाइप सी भी हम इसे इंपॉर्टेंट करते हैं, लेकिन बी जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। आइए तो देखते हैं कि इस टाइप के इक्वेशंस कैसे दिखते हैं। तो देखिए 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इक्वल्स टू 11/30। तो ऐसे इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करने बैठते हैं तो ये इक्वेशन जो हैं वो जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी जो है फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो लीनियर ना समझिएगा, ये क्वाड्रेटिक ही हैं, लेकिन दिखते ये लीनियर जैसे हैं। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। When exponent of one or more terms of the given equation is binomial। पहले फॉर्मेट देख लें फिर इसके बाद चर्चा करते हैं। ठीक है। तो देखिए यहां पर, ठीक है, तो आपने देखा क्या कि जो है पहले टर्म का जो है एक्सपोनेंट यानी कि जो पावर है वो क्या है, बाइनोमियल x + 1,
और दूसरे टर्म का भी जो पावर है वो भी बाइनोमियल है, 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो जब हम इस टाइप के इक्वेशन में x की वैल्यू निकालने के लिए इन्हें सॉल्व करते हैं तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, बदल जाते हैं। ठीक है, और फिर इनको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से जब भी हमें फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन दिया जाएगा तो ये 4 टाइप के बेसिकली जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें बी और सी को हम ज्यादा इंपॉर्टेंट कहेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। तो लेसन प्लान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग कहां पहुंच गए, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आत्मा, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है इसके बारे में चर्चा करें उससे पहले हम इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि डिस्क्रिमिनेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। तो बिना किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए, यानी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाएगा तो आप उसे सॉल्व करे बगैर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के बेस पर, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के बेस पर आप बता सकते हैं कि दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का नेचर क्या होगा। रूट के नेचर से क्या मतलब है, रूट के नेचर से मतलब है कि दिया गया जो रूट है ना, जिसे हम अल्फा और बीटा भी कहते हैं, तो ये जो अल्फा और बीटा हैं क्या ये रियल नंबर होंगे कि क्या ये इमेजिनरी नंबर होंगे। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को पता लगाना कि ये रियल हैं कि इमेजिनरी हैं, तो आप कहेंगे कि चलिए इन्हें फैक्टराइजेशन या श्रीधराचार्य फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं, रूट आ जाएंगे तो खुद ही पता चल जाएगा कि ये रियल हैं कि इमेजिनरी हैं। नहीं सर, आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के बेसिस पर आप बता सकते हैं कि रूट रियल होगा या फिर इमेजिनरी होगा। रियल होगा तो भी इसमें आप बता सकते हैं कि रूट रैशनल होगा या फिर रूट क्या होगा, इरैशनल होगा। ठीक है ना, केवल आप रियल नहीं, उसमें आप बता सकते हैं कि रूट रैशनल होगा कि रूट क्या होगा, इरैशनल होगा। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि अल्फा और बीटा दोनों रूट्स क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, यानी एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, या अल्फा और बीटा दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है ना, और ये सारी चीजें आप इक्वेशन को सॉल्व करे बगैर बता सकते हैं, सिर्फ किसके आधार पर, डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, तो आखिर ये डिस्क्रिमिनेंट है क्या चीज जिसका जो है इतना जो है चर्चा हो रहा है, तो देखते हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वस टू 0। अब इसमें जो ए है, बी है और सी है, ये तीनों रियल नंबर्स होते हैं जिन्हें हम कोफिशिएंट कहते हैं। इन्हीं के रिलेशन को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और इसे कैपिटल डी से दिखाते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर हमसे आप पूछें कि
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन सा पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम कहेंगे ये डिस्क्रिमिनेंट वाला पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट और उसके बेसिस पर जो है अननोन को निकालना, एक के को निकालना, जो आगे हम चर्चा करेंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट जो है बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए हमें बता देता है कि रूट रियल होंगे कि इमेजिनरी होंगे, रियल होंगे तो रैशनल होंगे कि इरैशनल होंगे, ठीक है ना, और इक्वल होंगे कि जो है डिस्टिंक्ट होंगे। ये सारी चीजें हमें बता देता है। कौन बताता है? डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हम कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलते चलते छोटी सी बात और भी बता दें कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो रूट क्या होंगे? रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है ना। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी तो रूट क्या होंगे? रियल होंगे और क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव होगा, ठीक है। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव, और लेस देन का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा ना, तो इसका मतलब है कि रूट रियल नहीं होंगे, नो रियल रूट्स, ठीक है ना। तो है ना मजेदार चीज, ठीक। तो डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पर हम बहुत सारी जो है इंफॉर्मेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बता सकते हैं। चल, तो यहां पर मैं लिखने की भी कोशिश किया है, ठीक है। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac, which helps determine the nature of the roots of the equation. It is denoted by capital D, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमने यहां भी लिख रखा है, ठीक है। चल बढ़ते हैं अगले टॉपिक की। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यूज में आ सकता है कि एक इक्वेशन देगा और कहेगा कि इसकी डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू बताइए कि क्या होगी, ठीक है। तो आप d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac की सहायता से निकाल सकते हैं। चल आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, श्रीधराचार्यज रूल एंड इंट्रोडक्शन। तो हमने पीछे चर्चा किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। पहला जो मेथड है वो है फैक्टराइजेशन मेथड, और जो दूसरा मेथड है फॉर्मूला मेथड है, जिसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड या फिर हम श्रीधराचार्यज रूल कहते हैं। अच्छा, ये होता क्या है, आइए उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? x की वैल्यू निकालना, ठीक है। तो x की वैल्यू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्यज रूल से माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। तो यहां से हम इसके प्लस करेंगे तो अल्फा, माइनस करेंगे तो बीटा, दो रूट आपके आ जाएंगे। अच्छा, इस श्रीधराचार्य फॉर्मूला को शॉर्ट फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, जैसे b प्लस माइनस अंडर रूट को डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्म में और अपॉन में क्या होगा? 2a, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा क्या कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता क्या है।
ठीक है ना। तो इसी से जो है हम जो है इसके दोनों रूट्स अल्फा और बीटा निकाल लेते हैं। चल, तो यहां पर देखिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जहां पर ये जीरो नहीं होना चाहिए, और फिर श्रीधराचार्य या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2। ठीक है, चल, तो लेसन प्लान का मतलब एक स्ट्रेटजी होता है, एक रणनीति होता है जिसके जरिए हम स्टेप बाय स्टेप आगे लेसन में बढ़ते हैं। तो चलिए 12वां टॉपिक हमारे सामने प्रकट हो चुका है। ये एक क्वेश्चन है, सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रियल रूट्स बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखिए कहता क्या है कि आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से तभी सॉल्व कीजिए जब उसके रूट्स रियल हों। कैसे पता चलेगा? डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट हमको बताएगा कि रूट्स रियल हैं या नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि आप डिस्क्रिमिनेंट को निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी है या फिर 0 के बराबर, तो इसका मतलब है कि रूट क्या होंगे आपके, रियल होंगे, है ना। मजेदार चीज। और फिर उसके बाद से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके दोनों रूट्स से अल्फा और बीटा निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन क्या होगा जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव आएगी। तो जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आती है ना, तो नेगेटिव वैल्यू 0 से छोटी होती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप सिंपली लिख देंगे कि गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, नो रियल, कोई रियल रूट नहीं। तो अभी अपने सिलेबस में 10th क्लास में जो है नो रियल रूट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं। ठीक है, तो यहां पर आपके सामने जो है क्वेश्चंस आएगा, क्या क्वेश्चंस आएगा कि आपको जो है एक इक्वेशन दिया जाएगा और एक कंडीशन लगा दी जाएगी कि अगर इसके रूट रियल होंगे तभी सॉल्व कीजिए, अदरवाइज सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो आप सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट को जो है आप चेक करेंगे, अगर पॉजिटिव है और 0 तो रियल होंगे, और नेगेटिव है तो नो रियल रूट है। तो नेगेटिव वाले को तो सॉल्व ही नहीं करना, और पॉजिटिव वाले को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला से आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चल बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्या आ रहा है उसे देखते हैं। 13वां पॉइंट, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसके रूट्स अल्फा और बीटा का नेचर क्या होगा, लेकिन इसे सॉल्व नहीं करना है। डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पर आपको बताना है कि इसके रूट्स रियल होंगे कि नो रियल यानी इमेजिनरी होंगे, और इक्वल होंगे कि डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इस टॉपिक को मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे। कहने का मतलब क्या है ना कि ये जो 14th टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, क्या है उसको देखिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एन अननोन, एक के की वैल्यू निकालनी है, involved in a quadratic equation when the nature of its roots is given। ठीक है, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाएगा और उसके रूट का नेचर दे दिया जाएगा कि इसका रूट जो है वो रियल है और इक्वल है, या इसका रूट्स रियल है और अनइक्वल है, या जो है इसके रूट्स रियल है ही नहीं,
इतना कह देगा और एक इक्वेशन दे देगा और कहेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो ये इन्वॉल्व है ना, बैठा हुआ के है, इसकी वैल्यू को निकालिए। आइए पहले क्वेश्चन के फॉर्मेट को देख लें, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। देखिए आपके सामने आ गया क्वेश्चन, ठीक है। कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, एक वेरिएबल, फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx x-2 + 6 आर इक्वल। यानी रूट का नेचर क्या हो गया, रियल और इक्वल। अब रियल और इक्वल है, इसके बेसिस पर आपको के की वैल्यू को निकालना है। और ये ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है, ये सीबीएसई 2017 में पूछा गया सवाल, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में और बड़े सवाल में ये आएगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िएगा। तो लेसन प्लान अब समझ में धीरे धीरे आ रहा होगा, और लेसन प्लान ना एक जगह लिख के रखिए। जब एग्जाम नजदीक आता है तब आप इन टॉपिक को टिक कीजिए कि हमने पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक, पांचवा टॉपिक, ये सारे टॉपिक का रिवीजन कर लिया है। इसीलिए लेसन प्लान बनाया जाता है, ठीक है। बड़ी मेहनत करके हमने इसे बनाया भी है, ठीक है। तो लेसन प्लान का इंपॉर्टेंस है, इसीलिए इसको बनाया जाता है। तो जरूर इसको जो है एक जगह अपने नोट्स में बनाइए और एग्जाम में इसी लेसन प्लान को देख लीजिए कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टराइजेशन में टाइप बी और टाइप सी वाले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इस तरीके से मार्क कर लेंगे ना तो दोहराने में बड़ा मजा आएगा, ठीक है, और अच्छे नंबर भी मिलेंगे, ठीक। चल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर पढ़ तो लिए, लेकिन अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, दैनिक जीवन में इसका क्या यूज है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से हम अपने डेली लाइफ के बहुत सारे समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने जो है इन वर्ड प्रॉब्लम को भी टाइप में बांट दिया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला जो टाइप है वो क्या है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नंबर्स। फिर दूसरा टाइप है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मनी मैटर्स। फिर अगला टाइप है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एजेस। अगला टाइप है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बोट्स एंड स्ट्रीम्स। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पाइप्स एंड सिस्टर्न्स। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एरिया। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम में ये 8 टाइप के क्वेश्चंस तो पढ़ने ही पढ़ने हैं और इसके अलावा कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस को भी हमें पढ़ाई करनी है। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी हमने जो भी पढ़ा हुआ है उसको एमसीक्यूज में रख करके 4 ऑप्शंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें रख करके उनके क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करनी होगी। इसके बाद से असर्शन रीजन बेस्ड एमसीक्यूज, इस टाइप के क्वेश्चंस की भी हमें प्रैक्टिस करनी होगी। और लास्ट टॉपिक है केस बेस्ड क्वेश्चंस एमसीक्यूज, यानी केस बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर, उस पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस को भी हमें पढ़ना होगा। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेसन प्लान यहां पर समाप्त होता है। अब इस लेसन प्लान के इंपॉर्टेंस को एक बार फिर से बता दें तो इसे अपने नोट्स में एक जगह नोट कर लीजिएगा। जब एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिवीजन करना होगा
तो आप 1 2 3 4 पर मार्क करते जाइए कि किस किस पॉइंट को हमने पढ़ लिया है, कौन सा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसको हमको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।